नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और करंट अफेयर्स के आज के सेशन के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों का डिस्कशन हमें करना है, लेकिन जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण है तो नोट्स जरूर बनाना है। जैसे मैंने आपको नोट्स बनाने का एक प्रॉपर तरीका बताया है, विशेष रूप से करंट अफेयर्स को लेकर नोट्स कैसे बनाए जाएं, तो उसी तर्ज पर आपको नोट्स बनाना है, आपको आगे बढ़ना है और नोट्स आपके लिए अनिवार्य है। तो आइए एक एक करके अब प्रश्नों को देखते हैं। जो लोग अभी विलंब से हैं, उपस्थित नहीं है, जल्द से जल्द आप उपस्थित हो जाएं, जिससे हम आज के प्रश्नों को देख सकें। चलिए, तो सभी उपस्थित हो जाएं, आप में से सभी उपस्थित हो जाएं और आज के प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं। और अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए, नए बदलावों के साथ। नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो नई शुरुआत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो पुरानी हमने गलतियां की हैं उनको दोहराना नहीं है हमें इस वर्ष। हमें जिस कारण से 68वीं देना पड़ रहा है, 67वीं में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उस गलती को दोहराना नहीं है हमें इस बार। अंतिम रूप से चयनित होना है, किसी भी हालत में हमें सफल होना है, यही दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए और इसी तर्ज पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लूलो रोज का संबंध किससे है? क्या बोला जा रहा है? लूलो रोज का संबंध किससे है, आपको बताना है। लूलो रोज है क्या? ये काफी चर्चा में था, ये है क्या आपको बताना है। चलिए बताइएगा, लूलो रोज का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। लूलो रोज का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। चार विकल्प आपके यहाँ पे हैं। डायमंड, एक पुष्प पौधा है, या एक वाद्य यंत्र है, या एक स्वर्ण धातु है। इन चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा और उसी विकल्प का यहाँ पे आपको चुनाव करना है। याद रखिएगा, बात हो रही है लूलो रोज की। आपको बता दें, यह एक हीरा है, डायमंड है, ये विकल्प सही उत्तर है। कहाँ पे पाया गया? अंगोला, याद रखिएगा। अंगोला एक देश है अफ्रीका का जहां पे ये मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। और पिछली 3 शताब्दियों का ये सबसे बड़ा हीरा है। पिछली 3 शताब्दियों में जो विभिन्न खदानों में हीरे मिले हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा हीरा है। और इसका जो कलर है वो है पिंक, गुलाबी कलर का है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अंगोला में है और गुलाबी कलर इसका है। पिछले 3 शताब्दियों में सबसे बड़ा हीरा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका नाम रखा गया है लूलो लूजो रोड, ठीक है। लूजो रोड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पे है, खदान कहाँ पे है, तो आप बताओगे किम्बरले। किम्बरले खान आप बताओगे। किम्बरले नाम आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जो हीरे की खदान है वो है किम्बरले। और किम्बरले है कहाँ पे? एशिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, कहाँ पे है वो आप बताओगे। और उसके देश का नाम भी आप बताओगे कि किस देश में है। ये आपका आज का पहला होमवर्क है कि किम्बरले जो खदान है वो किस देश से संबंधित है, किस कॉन्टिनेंट से संबंधित है, दोनों चीजें आपको बतानी। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में कौन सा सेक्टर शीर्ष पे रहा? 2021-22 की बात हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में एफडीआई की बात हो रही है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है, एफडीआई की बात हो रही है कि इसको आकर्षित करने में कौन सा सेक्टर भारत का शीर्ष पर रहा है, बताइएगा। अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एफडीआई जो भारत में आती है वो सबसे ज्यादा जाती किस राज्य में है, एफडीआई का जो इक्विटी प्रवाह है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कर्नाटक। कर्नाटक याद रखना है, सबसे ज्यादा कर्नाटक। दूसरे स्थान पे यदि मैं बात करूं, दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पे कौन सा आता है, तो तीसरे स्थान पे आता है दिल्ली। तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है किस राज्य को जाता है, तो कर्नाटक को जाता है। अब पूछा जा रहा है प्रश्न कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आता है, तो वो सेक्टर है आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे यहाँ इसी क्षेत्र में आता है और कुल एफडीआई का लगभग 24.60% इसी क्षेत्र में जाता है। आप कह सकते हो लगभग एक चौथाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जाता है। दूसरे नंबर पर सेवा क्षेत्र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2012 से 20 के मध्य
सबसे ज्यादा बाघों की मौत किस राज्य में हुई, बताएं। सबसे ज्यादा बाघों की मौत किस राज्य में हुई है, आपको बताना है। चार विकल्प आपके पास हैं, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और एक विकल्प और भी है। तो इन पांचों में से आपको चुनाव करना है। और आपको बता दें कि इस समय काल में जो बाघों की मौत हुई है वो है 1059। पूरे 2012 से 20 तक के सफर में 1059 बाघों की मौत हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण अलग अलग रहे हैं। और ये जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष यदि बात करें तो अभी जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार 75 बाघों की मौत अभी तक हुई है। हालांकि इसमें लेटेस्ट में जो कुछ बाघ मारे गए हैं, जैसे अभी बिहार में मारा गया बगहा में, उत्तराखंड में मारे गए, ठीक है, जो मानव भक्षी थे, तो उनको छोड़कर ये आंकड़ा है। तो अभी जो दिया है आंकड़ा वो याद रखिएगा, लगभग 75। पिछले वर्ष यदि हम बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 127 बाघ पूरे भारत में मारे गए थे, यह भी डेटा आपको याद। अब बात हो रही है कि सबसे ज्यादा बाघों की मौत किस राज्य में हुई है, तो सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में इस दौरान कुल 202 बाघों की मौत हुई है। 202 बाघों की मौत जो है ये 2012 से 2020 के मध्य प्रदेश में हुई, ठीक है। दूसरे स्थान पे आपका आता है महाराष्ट्र, जहां पे 141 बाघों की मौत हुई है। इसको बताइए, हाल ही में किस देश में एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। सुनील गावस्कर 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे, याद रखिएगा, 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। लगभग 33 या 34 शतक इनके हैं, शायद 34 शतक इनके थे, 34 शतक इन्होंने बनाए थे। तो इन्हीं के नाम पर अब एक देश के क्रिकेट ग्राउंड का जो है नाम रख दिया गया है। वो देश कौन सा है आपको बताना है। किस देश में एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, बताइएगा। इसका नाम है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, ये भी याद रखिएगा, लीसेस्टर, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। और लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है इंग्लैंड में, मतलब बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया है। संघाई सहयोग संगठन का अभी 9वां सदस्य बना है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो 9वां सदस्य है, ये 9वां सदस्य कौन है, कौन सा देश है, आपको बताना है। और आपको बता दें कि करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है लगातार आपको शेयर की जा रही है आपके मोबाइल ऐप में। मोबाइल ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, घटना चक्र मैगजीन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसको बताइएगा, संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया है। फास्ट जवाब दीजिएगा, किसे जोड़ा गया है। देखो, संघाई सहयोग संगठन की यदि हम बात करते हैं तो जो इसके संस्थापक सदस्य हैं उसमें रूस और चीन का नाम आता है। रूस और चीन के साथ साथ यदि हम बात करें तो उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया और तजाकिस्तान हो गया, इन देशों का नाम आता है। ये जो देश हैं ये इसके संस्थापक सदस्यों में थे। हाल ही में पिछले कुछ वर्ष पूर्व मतलब 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ा गया और अब जाके बेलारूस और ईरान ने इसके लिए बात की थी। ईरान जोड़ा जा चुका है, बेलारूस अभी नहीं जुड़ा है। तो ये आपको याद रखना है कि 9वें सदस्य के रूप में, संख्या याद रखिएगा कि 9वें सदस्य के रूप में ईरान जोड़ा गया है। 10वें सदस्य की बात होगी तो निश्चित रूप से बेलारूस ही आपका उत्तर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि संघाई सहयोग संगठन आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वर्ष 2023 में भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक है उसकी मेजबानी भारत करेगा वर्ष 2023 में, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता होगा वाराणसी शहर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी को एससीओ ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी चुना था, यह भी आपको याद रखना है। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन ने सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में चुना था, इसलिए उसका भी नाम याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 में बोला जा रहा है, हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी का परिचालन किन दो स्टेशनों के बीच किया। किन दो स्टेशनों के बीच भारत की ये सबसे बड़ी और सबसे भारी जो मालगाड़ी थी उसका परिचालन किया गया, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किन दो स्टेशनों के बीच किया गया। आपको बता दें
कि इनके बीच जो दूरी थी वो थी 267 किलोमीटर। 267 किलोमीटर की यात्रा इस मालगाड़ी ने की। और इस मालगाड़ी की यदि लंबाई की बात करें, पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा इस मालगाड़ी की जो लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर थी। कितनी थी? 3.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी थी, और वो भी लोडेड मालगाड़ी थी। 295 बैगन इसमें जोड़े गए थे। कितने? 295 बैगन इसमें जोड़े गए थे, जिसको आप कोच भी कह सकते हो, इसमें जोड़े गए थे। तो चलिए बताइएगा, किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई और नाम क्या है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये चलाई गई इसमें याद रखिएगा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दो तीन नाम दिए हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली दिया है, पानीपत से अंबाला दिया है, कोयम्बटूर से विशाखापट्टनम दिया है। तो इनमें से सही कौन सा है? चलिए एक बार प्रयास करिए आप, फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि अच्छा प्रश्न है, पूर्व में इसकी चर्चा हुई है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका जवाब हमें दो। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो ये चलाई गई कोरबा से राजनांदगांव। ठीक है, ये कोरबा नहीं, ये कोरबा है। कोरबा से राजनांदगांव के बीच चलाई गई। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। नाम क्या है? तो नाम नोट कर लीजिएगा, वासुकी। ठीक है, वासुकी इसका नाम था। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे लंबा ऊंचा वन्य जीव गलियारा किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजर रहा है? सबसे लंबा एवं ऊंचा वन्य जीव गलियारा किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजर रहा है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, ये इस राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 12.5 किलोमीटर के हिस्से से गुजर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग 12.5 किलोमीटर के हिस्से से गुजर रहा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपको बताना है। और आपकी परीक्षा में जो राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं ना, या वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से समसामयिक संदर्भों में चर्चा में रहते हैं, और जो चर्चा में रहने वाले रहते हैं उन्हीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाता है। जवाब दीजिएगा इसका। इसका सही उत्तर क्या होगा? दुधवा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट। इसमें आप देख रहे होगे दुधवा की बात तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। काजीरंगा की बात करते हो असम से संबंधित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट और राजाजी की बात करते हो तो उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, इसका सही उत्तर है राजाजी नेशनल पार्क। दिल्ली को देहरादून से जोड़ने के लिए याद रखिएगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है। उसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में एक 12.5 किलोमीटर का खंड है, जो राजाजी के आप कह सकते हो सेंसिटिव जोन से होकर गुजरता है। तो इस संदर्भ में राजाजी नेशनल पार्क आपको याद रखना है। इसको बताओ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? फास्ट जवाब दीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या रहा स्थान? हम आपको बता दें कि हम 2021 में 140वें स्थान पे थे। 2021 में यह स्थान हमारा था। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है 2022 की। तो 2022 में आप बताइए कि भारत किस स्थान पे है? फास्ट बताइएगा। आपको बता दें आइसलैंड इस इंडेक्स में टॉप पे है, और 90% से अधिक आप कह सकते हो जेंडर गैप को इसने समाप्त किया है। तो इसी कारण से आइसलैंड टॉप पर है। हम यदि अपने स्थान की बात करें तो हम 135वें स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा इस बार की थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, थीम को भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यदि हम बात करें इस दिवस की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1989 में इस दिवस की स्थापना की गई। ये आपको पता होना चाहिए। किस दिवस को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो ये फैक्ट आपको रट जाना है कि ये विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रहे शिंजो अबे का नाम आया है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि शिंजो अबे के बारे में पूछा जा रहा है कि शिंजो अबे का संबंध किस देश से है। तो बताइएगा, चर्चा में रहे शिंजो अबे जो है ये किस देश से संबंधित हैं? आपको पता होगा शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको पता होगा, ये फैक्ट आपको जानकारी होगी। तो इनका संबंध था जापान से। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे,
और जब जापान की बात आती है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, इनकी मुद्रा है एन और इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। आपको मैंने कई दिन होमवर्क दिया लेकिन आप में से किसी ने भी कंप्लीट करके नहीं बताया कि भैया नागोया प्रोटोकॉल क्या है, सेंदई समझौता क्या है, मिनीमाता कन्वेंशन क्या है या मिनीमाता समझौता क्या है, इसके साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ये चार चीजें मैंने आपसे पूछी, नहीं बताया आपने किसी से। आपको बता दें ये चारों जापान के शहरों के भी नाम हैं, क्योंकि ये समझौते इन्हीं शहरों में हुए हैं, इसीलिए इन्हीं शहरों के नाम से ये समझौते जाने जाते हैं। और ये जो समझौते हैं ये पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हैं और निश्चित तौर पर आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके बारे में एक बार जाके देखो, क्योंकि कई बार मैंने अपनी कक्षाओं के दौरान इनके बारे में बताया है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, हम जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ आज का दूसरा होमवर्क यह भी है कि जापान द्वीपों पर विस्तारित देश है, तो इनके जो द्वीप हैं उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। इनके जो द्वीप हैं उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो ये दोनों आपका होमवर्क है कि जो इनके द्वीप हैं होकैडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। और ये जो शहर हैं इनमें कौन से समझौते हुए हैं ये आपको बताना है। अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में आपको इसको शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए प्रश्नों की जो सीरीज है हमारी वो यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं प्रश्नों की एक नई सीरीज के साथ। बार बार कहता हूं कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, नई चुनौतियां भी हैं इस वर्ष, और आप देखेंगे कि नए अवसर भी हैं आपके पास इस वर्ष। तो प्लीज चुनौतियों और अवसर से सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना है, और जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ना है। धीरे धीरे जो लक्ष्य की दूरी है ना उसको कम करना है, जिससे आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि एक दिन में तो लक्ष्य मिलेगा नहीं, आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। बार बार मैं कहता हूं कि जिस तरह से साइकिल है ना, कि जब आप पैडल चलाते हो भले ही धीरे चलाओ तो आप आगे बढ़ते जाते हो, लेकिन जब रोक देते हो ना तो वहीं पे रुक जाते हो। तो रुकना नहीं है, जो नियमितता है ना उसको बरकरार रखनी है। 1 घंटे पढ़ते हो तो रेगुलर 1 घंटे पढ़ना है, आधे घंटे पढ़ते हो रेगुलर आधे घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है। लेकिन ऐसा ना हो कि 4 दिन करंट अफेयर्स बंद हो गया, 5वें दिन सोचो कि 4 दिन का कवर कर लें, तो आपको समस्या होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर जाना है और डेली 10-10 किलोमीटर का आपने लक्ष्य रखा, फिर आप एक दिन आराम कर लो कि बोलो 50 हम एक बार में जाएंगे। तो भैया जब 50 एक बार में जाओगे, क्योंकि वो आपकी क्षमता नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से चुनौती तो आपके लिए वहां पे होगी ना। तो ये परिस्थितियां ना तैयार हो, इसके लिए जरूरी है कि नियमित रहो, भले ही कम पढ़ो लेकिन नियमित रहो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।